हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉर्नर। बायोलॉजी कॉर्नर में आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। अगर आप BS 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम या MSc क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए यकीनन मददगार साबित होगी। तो सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन पे बात करते हैं। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल यूनिट वेयर कम्युनिटी का मतलब all organisms present in that area interact among themselves and with physical environment so that flow of energy and materials can be maintained through different trophic levels। अब यहाँ पे आपने दो बातें नोट की कि interactions between community members and with their physical environment so that flow of materials is maintained through different trophic levels। अब ट्रॉफिक के वर्ड पे बात करें तो ये ग्रीक वर्ड ट्रॉफिकोज से आया है, जिसका मतलब है परटेनिंग टू फूड और नरिशमेंट। यहाँ पे हमने ट्रॉफिक लेवल की जो टर्म है वो क्यों यूज की, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि न्यूट्रिएंट्स हो, एनर्जी हो या मटेरियल्स हो, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव करेंगे कैसे? बाय फीडिंग रिलेशनशिप्स। तो फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज ड्रिवन बाय फीडिंग रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। इसलिए हमने कहा कि मटेरियल्स और एनर्जी का फ्लो ट्रॉफिक लेवल्स के जरिए एक इकोसिस्टम के अंदर मेंटेन रहता है। और जनरल नॉलेज के लिए एक छोटी सी बात कि इकोसिस्टम की जो टर्म सबसे पहले प्रपोज की थी A.G. टेंसले ने इन 1935। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। इसके बाद इकोसिस्टम की इस डेफिनेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो अर्थ जो है इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ जॉइंट अ लार्जेस्ट इकोसिस्टम where abiotic and biotic components are constantly acting and reacting upon each other and bringing forth structural and functional changes on earth। तो अर्थ के ऊपर मौजूद डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जिसमें एनवायरनमेंट के फीचर्स आ गए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वगैरह, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर ओन कन्वीनियंस हम इस लार्जेस्ट इकोसिस्टम को, बायोस्फीयर को, हम स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं टू मेक आवर स्टडी मोर कन्वीनियंट। अब इन स्मॉलर इकोसिस्टम्स की एग्जांपल्स में कंसीडर किए जा सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, जिसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स वगैरह। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में फ्रेश वाटर, मैरीन, एस्ट्राइन इकोसिस्टम एटसेट्रा, जो कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इनकी डिवीजन के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। इसी तरह मैन मेड इकोसिस्टम्स आ गए, जिनमें हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, हमारी क्रॉप लैंड्स जो हैं, ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हो सकती हैं। इकोसिस्टम इसका मतलब है इट कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल लॉग। अ स्मॉल सिंगल लॉग का मतलब अ फॉलन ट्री ट्रंक अपॉन अ क्रॉपलैंड, या फिर इकोसिस्टम कुड बी एज लार्ज एज एन ओशन, अ डेजर्ट और फॉरेस्ट। इट मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कम्युनिटी इंटरेक्शंस को स्टडी करना चाहते हैं। आप सिंगल एक पॉटेड प्लांट जो है, एक गमले के अंदर एक मिनी इकोसिस्टम मौजूद है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन रिसर्च। इकोसिस्टम के बारे में ईपी ऑडम ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज किया कि इकोसिस्टम एक सिंपल ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम जो है इट इज अ फंक्शनल यूनिट, इट इज अ फंक्शनल सिस्टम जिसके अपने इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट एनवायरनमेंट एंड आउटपुट एनवायरनमेंट। इनपुट एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए एक कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, और किसी भी इकोसिस्टम के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको कैप्चर करना है किसने? प्रोड्यूसर्स ने। इस सनलाइट या सोलर एनर्जी के अलावा अदर एनर्जी सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसा कि आज हम देखें जो हमारा जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं वहां पे विंड पावर और हाइड्रोथर्मल पावर जो है दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसी तरह आउटपुट एनवायरनमेंट में जो एनर्जी इस इनपुट एनर्जी को जो इस इकोसिस्टम के अंदर मौजूद ऑटोट्रॉफ्स ने कैप्चर किया है
और ये एनर्जी हेटरोट्रॉफ्स के अंदर फ्लो कर रही है, ये एनर्जी, और इस एनर्जी को यूज करके जो मैटर सिंथेसाइज हुआ है, दिस मैटर कैन आल्सो बी ड्रिवन अवे फ्रॉम द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड एनर्जी। प्रोसेस्ड एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिया गया है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक इकोसिस्टम से मूव आउट कर सकते हैं। कैसे? जब ऑर्गेनिजम्स यहाँ से माइग्रेट करते हैं। तो इसका मतलब इकोसिस्टम जो है ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं, बल्कि इट इज एन ओपन सिस्टम जिसके अंदर कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ सोलर एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंटर कर रही है, और मैटर या कैप्चर्ड एनर्जी, केमिकल एनर्जी लगातार एक इकोसिस्टम से मूव आउट कर रही है। यहाँ पे देखें, ये सिंबल आपको एक शो किया जा रहा है, इसका मतलब है ये शो कर रहा है हीट सिंक को। इट मीन्स कि हर स्टेप पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट इकोसिस्टम से हर स्टेप के ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर उसका लॉस भी हो रहा है। अब एक इकोसिस्टम के फंक्शन करने के लिए, एक इकोसिस्टम के सेल्फ सस्टेनेबल होने के लिए उसके तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीशीज विच आर इनहैबिटिंग दैट एरिया। इसके अलावा इसके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मटेरियल्स जो है ये मेंटेन करना ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपने एक वर्ड नोट किया कि एनर्जी के साथ हम यूज कर रहे हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, जबकि मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए हमने साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स की टर्म यूज की है। तो ये सिंपल सी बात, एनर्जी का फ्लो आप जानते हैं इकोसिस्टम के अंदर वन वे फ्लो होता है, जिस पे आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन जो मटेरियल्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग रिसाइकल्ड विद इन द इकोसिस्टम, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब इस एक फंक्शनल डायग्राम की मदद से एक इकोसिस्टम की वर्किंग को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको एक नजर आ रहा है, आप समझ लें ये कोई इकोसिस्टम है। दिस बॉक्स कैन बी कंसीडर्ड एज एन इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में आपको डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। हर कंपोनेंट को हमने डिफरेंट लेटर से लेबल कर दिया है। यहाँ पे जो ए है, ए स्टैंड्स फॉर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये इस इकोसिस्टम के डिफरेंट कह लें रीजन्स के अंदर पाए जाने वाली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। एच का मतलब यहाँ पे एच स्टैंड्स फॉर हेटरोट्रॉफ्स। ये इस इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स हैं। ये कंज्यूमर्स देखें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। एस का मतलब यहाँ पे है स्टोरेज। यहाँ पे भी आपको दो जगह पे ये स्टोरेज का क्या मतलब है, इस पे भी हम अभी साथ साथ बात करेंगे। तो एक इकोसिस्टम जो है वो कैसे वर्क कर रहा होता है। इकोसिस्टम को चाहिए सर्टेन इनपुट्स। सबसे जो इंपॉर्टेंट इनपुट है वो इनपुट चाहिए होती है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन दी फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। इसके अलावा एक इकोसिस्टम को डिफरेंट मटेरियल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कि इसने अपने इन ऑर्गेनिज्म ने अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट से लेने हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो कि नेबरिंग इकोसिस्टम्स से आप समझ लें बोरो किया जा सकता है। जैसा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है इट कैन बी फ्लश्ड इनटू द इकोसिस्टम थ्रू रेन वाटर, या फिर विंड करंट्स के जरिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नेबरिंग इकोसिस्टम से हमारे इस कंसर्न्ड इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं। दीज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दे आर एडेड इनटू न्यूट्रिएंट पूल ऑफ एन इकोसिस्टम, और इस न्यूट्रिएंट पूल को यूज करते हुए ऑटोट्रॉफ्स सोलर एनर्जी की मौजूदगी में इसको कैप्चर करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज करेंगे। These organic compounds are also stored in the form of organic matter, in the form of biomass that is produced in these autotrophs। या फिर आप समझ लें इन ऑटोट्रॉफ्स में फॉर एग्जांपल फॉलन लीफ लिटर की सूरत में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर जो है वो स्टोर हो सकते हैं। एनिमल फीसिस की शक्ल में, एनिमल और प्लांट्स की डेड बॉडीज की शक्ल में बॉटम सेडिमेंट्स के अंदर जो है ये स्टोर हो सकते हैं। तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो स्टोर्ड इन द इकोसिस्टम।
तो ऑटोट्रॉफ्स ने इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स और सोलर एनर्जी को कैप्चर करके जो बायोमास प्रोड्यूस किया है, इस बायोमास के अंदर मौजूद जो केमिकल एनर्जी और मटेरियल्स हैं, दे मूव थ्रू फूड चेन्स फ्रॉम वन हेटरोट्रॉफ टू अनदर एंड फ्रॉम सेकंड टू थर्ड हेटरोट्रॉफ। इस तरह से ये मटेरियल और एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक मूव करते हैं। जो दूसरी बात यहाँ पे नोट करने की, हर ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे देखें, चाहे वो ऑटोट्रॉफ हो, चाहे वो ये पहले वाला हमारा हेटरोट्रॉफ हो या दूसरा हेटरोट्रॉफ हो, या फिर ये टॉप के ऊपर जो हेटरोट्रॉफ मौजूद है, हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इकोसिस्टम के हीट सिंक के अंदर ऐड हो रही है। इसका मतलब एनर्जी जो है एनवायरनमेंट में इस एनर्जी का लॉस हो रहा है। दिस एनर्जी विच इज रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट कैन नॉट बी कैप्चर्ड। इसलिए हम कहते हैं एनर्जी का फ्लो वन वे फ्लो है, जबकि मटेरियल्स का फ्लो कैसा होता है, साइक्लिक फ्लो होता है। जब ये हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स की डेड बॉडीज, जब इनकी डीकंपोजिशन होनी है, इस एरो को फॉलो करें जरा, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है दे आर एडेड बैक टू द एनवायरनमेंट, जिसको फिर से ऑटोट्रॉफ्स यूज कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक है, जबकि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, नॉन साइक्लिक, वन वे फ्लो। इसी तरह इस इकोसिस्टम में, जैसा कि नेबरिंग इकोसिस्टम से अगर न्यूट्रिएंट्स इस इकोसिस्टम में आ सकते हैं रेन वाटर के साथ, विंड करंट्स के साथ, तो इस इकोसिस्टम से यही न्यूट्रिएंट्स इन्हीं फिनोमेना की मदद से नेबरिंग इकोसिस्टम्स के अंदर भी मूव कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स ना सिर्फ इंपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि दे आर आल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड टू अदर इकोसिस्टम्स एज वेल। ना सिर्फ इस तरह विंड करंट्स और ये रेन वाटर के साथ, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैटर की और एनर्जी की इकोसिस्टम के अंदर हो रही है। अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ से मूव करता है, इस इकोसिस्टम को छोड़ के जाता है, तो उस इंडिविजुअल के अंदर जो बायोमास है, दैट बायोमास कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो कैरीड अवे फ्रॉम दिस इकोसिस्टम। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इकोसिस्टम के अंदर मटेरियल्स के फ्लो को जारी रखने में। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम जो है, इट इज एन ओपन सिस्टम, मटेरियल्स आर बीइंग एडेड, दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू अदर इकोसिस्टम्स। एक सिंपल इक्वेशन की मदद से अगर हम इस सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करें, तो एक इकोसिस्टम क्या है, एन इकोसिस्टम कंटेन्स एन इनपुट एनवायरनमेंट प्लस stored nutrients in the form of biomass and an output environment. इनपुट एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स जो है और एनर्जी ये ऐड हो रही है इकोसिस्टम में, और आउटपुट एनवायरनमेंट जहां पे मैटर न्यूट्रिएंट्स इस इकोसिस्टम से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ बायोमास इस इकोसिस्टम के अंदर स्टोर हो गए, वो इसी इकोसिस्टम के अंदर they can be used again and again. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर पे इन डिटेल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिकमेंड करूंगा फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।